सोनाली को घर से बाहर निकालने के बाद रानू ने दरवाजा लॉक किया, किचन में जाके फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और सोफे पर आकर बैठ गई। पानी पीते पीते उसने चैन की सांस ली। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे घर में मेरा ही तमाशा बना रहे थे, अब देखती हूँ क्या करते हैं। रानू ने खड़े होके इत्मीनान से अंगड़ाई ली और फिर अपने कमरे में चली गई। रात काफी हो चुकी थी। विकी अपने दोस्तों के साथ चुनाव की तैयारियों में व्यस्त था, इसलिए उसे घर का ख्याल नहीं आया। घर पे रानू उसका इंतजार करते करते सो गई। लगभग 2 बजे के करीब प्रताप नशे में धुत होके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। क्या बात है, आज तो दरवाजा खुला रखा है। प्रताप घर के अंदर आए, दरवाजा बंद किया और हल्का सा लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वो 2-3 सीढ़ियां चढ़ते ही रुक गए। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, इस कुतिया के पास नहीं सोना। आज से हम अपनी सोनाली के पास सोएंगे। प्रताप लड़खड़ाते हुए नीचे आए और सोनाली के कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे के बाहर पहुंचकर उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया, दरवाजा हल्का सा खुल गया। उन्होंने देखा कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजा खोल के सो रही है, बड़ी समझदार है। मालूम था मैं आऊंगा। वो अंधेरे में ही पलंग पर जाकर लेट गए। जय कितने गई? पलंग तो खाली है। बाथरूम गई होगी, आने तो सरप्राइज दूंगा। प्रताप बिस्तर पर ही लेटे रहे, लेकिन सोनाली नहीं आई। वो इतने नशे में थे कि थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। नींद इतनी गहरी थी कि कब सुबह के 8 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली, उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सोनाली कितने चली गई? वो कमरे से बाहर आए और आवाज लगाई, सोनाली, सोनाली। मगर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने जाके बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। सोनाली, सोनाली। अरे हाँ, मैं नहा रहे। हाँ, नहाओ। प्रताप आंगन से निकल के घर के अंदर आए और सोफे पे जाके बैठ गए। फिर उनकी नजर रानू पे गई, जो किचन में चाय बना रही थी। रानू, सोनाली कितने है? मुझे क्या मालूम, उसके कमरे में तो आप थे ना। वो रात को भी अपने कमरे में नहीं थी। कहीं छत पर तो नहीं? मैं देख के आता हूं। प्रताप तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की ओर गए। पीछे रानू हल्का सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन छत पे भी उन्हें सोनाली नहीं दिखाई दी। वो वापस नीचे आ गए। फिर उन्होंने सोनाली का फोन लगाया, मगर सोनाली ने नहीं उठाया। प्रताप अब गुस्से में आ गए और किचन में जाके रानू का बाल पकड़ लिया। सच सच बता, सोनाली कितने गई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। रात को तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। साली बाप बेटे के साथ खेलने वाली, तेरी तो जान ले लूंगा मैं। प्रताप नफरत भरी नजरों से रानू को घूर रहे थे, लेकिन फिर अगले ही पल उसके बाल छोड़ दिए। तभी वहां बनियान पहनते हुए विकी आ गया। उसने प्रताप को गुस्से में देखा। क्या हुआ, काय गुर्रा रहे हो? सोनाली ससुरी को पता कितने चली गई? कल रात से गायब है, फोन में नहीं उठा रही। अरे किसी कोई भी सड़क से भी उठा के ले आओगे तो ऐसा ही होगा। देखना, पैसा वैसा चुरा के ना भाग गई हो। वो ऐसी लड़की नहीं, इतनी समझ तो हमें भी है। जरूर इस रानू की करतूत है। जिस दिन से वो आई है, इसको फूटी आंख नहीं भाई। तुम क्या सोचा था, हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे, याद रखना। रानू चुपचाप प्रताप की बात सुनती रही। विकी को प्रताप पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। बस बस, तुम टेंशन मत लो, हम ढूंढ के लाएंगे। तुम्हें सोनाली चाहिए ना, हम ला के देंगे तुम्हें। जैसे ही रानू ने ये बात सुनी, उसका पारा चढ़ गया। विकी, तुम्हें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की? तुम समझते क्यों नहीं, उसके रहते मेरा जीना मुश्किल हो जाता है इस घर में। तुम्हें अपने बाप पे इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं, हम खुद पता लगा लेंगे।
एक बार सोनाली मिल गई फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इतना कह के प्रताप तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चले गए। विकी ने गुस्से से रानू की ओर देखा। सच में तुम्हें नहीं मालूम सोनाली कितने गई? रानू ने विकी से नजरें चुराई। नहीं। विकी थोड़ी देर तक रानू को देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। प्रताप थोड़ी देर में कुर्ता पैजामा पहन के नीचे आ गए। चाय नाश्ता दे दे? तुम करो चाय नाश्ता, हमें चिंता छोड़ो। हमें खिलाने पिलाने वालों की कमी नहीं है इस शहर में। इतना कह के उन्होंने अपने दोस्त रमेश को फोन लगाया। हाँ रमेश, हम आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? सोनाली कल रात से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही। जाना पड़ेगा ना उसे ढूंढने के लिए। अरे अचानक कैसे गायब हो गई? तुमने कछु कह दिया था क्या? अबे हम क्या कहेंगे, तुम भी अजीब बात करत हो। प्रताप फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकले, अपनी कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जरूर ये भाभी का काम होगा। अपनी सत्ता हिलते देख के हिल गई। हमें भी यही लग रहा है। रात तक अगर सोनाली नहीं मिली तो आज हम इसे मजा चखा के रखेंगे। चलो आते हैं, नहा लो जल्दी। घर पे विकी कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। रानू ने किचन से उसे आवाज दी। चाय नाश्ता तैयार है। हाँ आ रहे हैं। विकी शर्ट का बटन लगाते हुए आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रानू एक प्लेट में चाय और पोहा लेकर आई और उसके सामने रख दी। तुम आओ चाय नाश्ता? अरे तुम भी कर लो हमारे साथ। अभी भूख नहीं। विकी ने रानू का हाथ पकड़ लिया। तुमने ही सोनाली को जाने के लिए कहा ना? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कल तुम्हारे बाप ने उसे मेरा सोने का हार दे दिया। तो क्या हुआ, हम तुम्हें नया हार लाके दे देंगे, ठीक? बात सिर्फ हार की नहीं है। वो मुझे रोज उसके सामने नीचा दिखाते हैं, बार बार ये बताते हैं कि इस घर में मेरी कुछ औकात नहीं है। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विकी चेयर से उठा और उसने रानू को गले लगा लिया। बस कुछ दिन और रानू, या तो घर छोड़ के चले जाएंगे या इस बुढ़ाऊ को इस दुनिया से विदा कर देंगे। विकी ने रानू के होठों को चूमा और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक चूमते रहे। तभी विकी का मोबाइल बजा। हाँ बोलो। अरे कहाँ हो गुरु? रैली की तैयारियां हो चुकी है। बस पहुंच रहे हैं 10 मिनट में। अरे जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं। आओ आओ। विकी ने फोन रखा और रानू की ओर देखा। रानू उसे नाराजगी से देख रही थी। रैली है, जाना पड़ेगा। रानू ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। विकी ने फिर अपनी जीन्स की पॉकेट से बाइक की चाबी निकाली और घर से बाहर निकल गया। रानू उसे जाते हुए देख रही थी। वहां प्रताप थोड़ी देर में रमेश के घर पहुंचे। फिर दोनों साथ में सोनाली को ढूंढने निकल गए। लगता है भाभी को कुछ ज्यादा ही तेज मिर्ची लग गई। कहा कि भाभी, हमें खुशी बर्दाश्त नहीं साली को। कहा था हमने कछु नहीं किया, सोनाली खुदे चली गई। बताओ हमारे जैसा आदमी कौन छोड़ के जाएगा? तुम परेशान ना हो, कहाँ जाएगी, अनाथालय गई होगी और का। वही चला था सबसे पहले। प्रताप और रमेश थोड़ी देर में अनाथालय पहुंच गए। कार बाहर पार्क करके दोनों कार्यालय पहुंचे। वहां वही आदमी मौजूद था जिसे पैसे देके उन्होंने सोनाली को लिया था। अरे आइए आइए, काफी दिनों बाद आना हुआ आपका। बस आपकी मेहरबानी। सोनाली कैसी है, वो नहीं आई? ये सुनते ही प्रताप और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। सोनाली इतने नहीं है? यहाँ कैसे होगी? आप ही तो कुछ दिन पहले यहाँ से ले गए थे उसे। ससुरी कल रात से गायब हो गई, मिल ही नहीं रही, न फोन उठा रही है। हमने सोचा यहाँ बच्चों से मिलने आई होगी, इसलिए यहाँ आ गए। सोनाली के गायब होने की खबर सुन के आदमी घबरा गया। क्या कह रहे हो, गायब हो गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? मारा पीटा तो नहीं उसे? पुलिस के पास ना पहुंच जाए। इतना ना घबराओ, ऐसा कुछ नहीं किया। रानी की तरह रखा था सोनाली को, काफी खुश थी हमारे साथ। पुलिस के इतने नहीं जाएगी, घबराओ नहीं। तो फिर गायब कैसे हो गई? अबे यही तो पता करना है। एक काम करो तुम, उसे फोन लगाओ,
हम आओ तो उठा नहीं रही। हाँ, आदमी ने अपना फोन उठाया और सोनाली को कॉल किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। बेल नहीं जा रही। बैटरी खत्म हो गई होगी ससुरी की। अब क्या करें, कहाँ ढूंढें? कोई रिश्तेदार है उसका? अरे रिश्तेदार होते तो यहाँ क्या करती? अच्छा, इतने आए तो हमें खबर करना। चलो चले रमेश। और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आके प्रताप और रमेश कार में बैठे और प्रताप ने कार आगे बढ़ा दी। बस स्टैंड स्टेशन का राउंड मारते हैं। हो सकता है शहर छोड़ के जा रही हो। लेकिन भागेगी क्या है? हमारे साथ तो बहुत खुश थी यार। कल तो हमने सोने का हार भी था उसे। हार लेके तो नहीं भाग गई? अबे जब सोने की मुर्गी रोज अंडा दे सकत है तो एक अंडा लेके वो काहे भागेगी? जी भी है। जैसा किया धरा रानू का है, बहुत हरामी है ससुरी। कई बार दिल में आता है कि उसका गला दबा के खेल ही खत्म कर दो। अरे अपने आप ही उसका खेल खत्म हो जाएगा, तुम देखत तो जाओ। एक सोनाली तो गई है, 10 और आ सकते हैं। कित्तों को भगाएगी? नहीं बड़े, सोनाली की बात ही अलग है। दिल आ गया ससुरी पे। ये बात है तो फिर सोनाली को ढूंढ के निकालेंगे दोनों भाई। थोड़ी देर में वो बस स्टैंड पहुंच गए और वहां एक एक बस में घुस के उन्होंने सोनाली को ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी फोटो दिखा के वहां खड़े लोगों से पूछा, लेकिन सोनाली की कोई खबर नहीं मिली। दोनों फिर कार में बैठ के स्टेशन की ओर निकल गए। प्रताप सामने की सड़क से ज्यादा यहाँ वहां इस उम्मीद में देख रहे थे कि सोनाली कहीं दिख जाए। रमेश की नजर भी कभी दुकानों की ओर जाती तो कभी गलियों की ओर। दोनों जल्द स्टेशन पहुंच गए। वहां प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी और लोग भी ज्यादा नहीं दिख रहे थे। दोनों ने जल्दी से हर जगह देखना शुरू किया मगर सोनाली नहीं मिली। आखिर में दोनों निराश होके स्टेशन से बाहर आ गए और शहर में ढूंढने निकल गए। प्रताप ने कई बार सोनाली का फोन लगाया मगर नंबर नहीं लगा। सोनाली को ढूंढते हुए जब दोनों थक गए तो बस स्टैंड के पास के एक बार में जाके शराब पीने लगे और फिर देर रात अपने घरों के लिए रवाना हो गए। घर पहुंच के प्रताप सीधे अपने कमरे में गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा रानू बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। उसे देख के उनका गुस्सा फिर से चढ़ गया। साली मेरी नींद उड़ा के चैन से सो रही है, चलो। प्रताप की आवाज से रानू की नींद खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठी। उठ, जा अपने बाप के पास। ये क्या कह रहे हैं आप? अब तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल बाहर। प्रताप ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए नीचे लेकर आए और घर से बाहर कर दिया। दोबारा इस घर में कदम रखा तो जान से मार दूंगा। इससे पहले कि रानू कुछ कहती, प्रताप ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रानू सड़क पर आ चुकी थी। रानू गुस्से में वापस दरवाजे के पास आई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। खोलो दरवाजा, मैं नहीं जाने वाली, खोलो। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वो गुस्से में ही मोहल्ले की उस गली की ओर बढ़ गई जो घर के पीछे की ओर जाती थी। तेज कदमों से चलते हुए वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग उसे देख रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके कि क्या हुआ। मैं सोनाली नहीं हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। मेरे बाप को तुमने बहुत सताया है बुढ़ाऊ। जब तक उसका सूद नहीं वसूल लूंगी इस घर से नहीं हिलूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने। तुम्हें खत्म करके ही चैन से बैठूंगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रानू बड़बड़ाते हुए घर के पीछे पहुंची और वहीं गली में घर के आंगन की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। दीवार थोड़ी ज्यादा ऊंची थी इसलिए उसके लिए चढ़ पाना मुश्किल था। रानू ने यहां वहां देखा, वहीं रोड के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने उस पत्थर को घसीटते हुए दीवार से टिकाया, फिर उसके ऊपर पैर रख के दीवार पर चढ़ गई और दीवार के सहारे ही अंदर आंगन में उतर गई। घर में प्रताप अपने कमरे में लेटे हुए थे।
कि तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आई। वो कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों के पास की खिड़की से आंगन की ओर देखा। जय कुतिया फिर आ गई। वो तेजी से नीचे आए। रानू अब तक आंगन से होते हुए घर के अंदर आ चुकी थी। प्रताप ने उसे गुस्से से देखा। कितनी लतखोर हो, फिर आ गई। ये मेरा भी घर है। जय और तुम्हारा घर। तुमने मुझसे शादी की है, इस घर से मैं नहीं जाने वाली। प्रताप ने आगे बढ़ के रानू के बाल पकड़ लिए। जय तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। कानून के हिसाब से इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। ये सुनते ही प्रताप ने रानू का सर सीढ़ियों की दीवार पर दे मारा। रानू के माथे से खून बहने लगा। मारो जितना मारना है, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाने वाली। देखते हैं कैसा नहीं जाती। प्रताप ने रानू का हाथ पकड़ा और तेजी से दरवाजा खोलते हुए उसे घर से बाहर धकेल दिया। तभी सामने से विकी आ गया और रानू सीधे उसकी बाहों में गिर गई। रानू के सर से खून बहता देख विकी आग बबूला हो गया था। उसने आगे बढ़ के प्रताप का कॉलर पकड़ लिया। तुमने इस पर हाथ कैसे उठाया? साले बाप को कॉलर पकड़ता है। अभी सिर्फ कॉलर पकड़े, रानू को कुछ किया ना तो क्या करेगा? जान से मारेगा अपने बाप को, हैं? प्रताप को हंसता देख विकी ने उसका कॉलर छोड़ दिया। तुझे मेरी लुगाई से प्यार है ना? प्रताप की हंसी विकी को उनकी बातों से ज्यादा चुभ रही थी। तभी प्रताप की नजर बाहर की ओर गई। अरे सोनाली! सोनाली को देख के प्रताप का सारा गुस्सा एकदम से चला गया। वो सोनाली की ओर भागे और उसका हाथ पकड़ लिया। कितने चली गई थी तुम? कितना ढूंढा तुम्हें। आओ अंदर चलो। प्रताप सोनाली को घर के अंदर लेकर आए। पीछे विकी ने रानू की ओर नजर डाली। वो जल्दी से उसे घर के अंदर लाया और सोफे पर बैठा दिया। वो फिर आंगन में गया और वहां एक दीवार के खाने में रखी डिटॉल की शीशी उठाकर बाहर आ गया। उसने थोड़ी रुई पर डिटॉल डाली और रानू के माथे पर उसे लगाने लगा। इतने में सोनाली ने उदासी से प्रताप की ओर देखा। विक्की, जय तुम्हें कहाँ मिला? विकी रानू को डिटॉल लगा के उठा। तुमसे कहा था ना हम ढूंढ के लाएंगे। हम जानते थे इसे ढूंढ पाना तुम्हारे अकेले का बस का काम नहीं था। मिली कितने? लेकिन हमने भी पूरा शहर छान मारा। टीले वाले मंदिर के पास मिली है। वहां क्या कर रही थी? वहाँ हमारी एक सहेली रहती है, उसी के पास जा रहे थे। तुम्हारे आश्रम वाले बाबू को जय मालूम था? नहीं। और जय कैसे वहां पहुंच गया? अरे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस बार ढूंढ के ले आए, अब संभाल के रखना। ये कह के विकी अपने कमरे में चला गया। रानू अपना सर पकड़े वहीं सोफे पर बैठी रही। प्रताप के मन में एक बार आया कि वो सोनाली से उस वक्त ही पूछ लें कि उसके घर से भागने की वजह क्या थी, लेकिन विकी के कारण उन्होंने शांत रहना ही ठीक समझा। तुम जाओ अपने कमरे में सोनाली, दोबारा घर से भागने का सोचना भी नहीं। जी। सोनाली चुपचाप पीछे आंगन में अपने कमरे की ओर चली गई। सोनाली के घर में आते ही प्रताप का गुस्सा कम हो गया था। वो शर्ट उतारते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चले गए। कुछ देर में रानू सोफे से उठी और विकी के कमरे में गई। क्या जरूरत थी इसे वापस लाने की? कुत्ते के आगे हड्डी वड्डी पड़ी रहेगी तो यहाँ वहां मुंह नहीं मारेगा, समझी? दोबारा उसे घर से निकालने का सोचना भी मत। अभी सर फूटा है, कल जान भी जा सकती है। तुम मुझे धमका रहे हो? धमका नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हम दिन भर घर से बाहर रहते हैं। बुढ़ाओं के दिमाग का कोई पता थोड़ी है कब क्या कर ले। थोड़े दिन झेल लो, रास्ता निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। विश्वास करो हम आओ। तुम्हारे ही विश्वास के चक्कर में आज ये दिन आ गया विकी। और कितना वेट करूं? विकी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर रानू ने वहां रखा एक खाली कप उठाया और किचन की ओर बढ़ गई। रात को सबके सोने के बाद प्रताप ने अपनी अलमारी खोली और अंदर कोने में रखी शराब की बोतल निकाली। फिर वो नीचे आ गए और सोफे पर बैठ के शराब पीने लगे। 3 पेग मारने के बाद वो उठे और सोनाली के कमरे की ओर चल दिए। कमरे के बाहर पहुंच के उन्होंने देखा कमरे की लाइट बंद थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सोनाली, खोलो, मैं हूं तुम्हारा प्रताप।
सोनाली उस वक्त आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रताप की आवाज सुन के उसने जल्दी से उठ के दरवाजा खोला। प्रताप कमरे के अंदर आए। सो तो नहीं गई थी? नहीं। प्रताप ने दरवाजा बंद किया और सोनाली को अपनी बाहों में ले लिया। आपने कितनी शराब पी है, बहुत बास आ रही है। तुम्हारे गम में पी है रानी। सुबह से रात हो गई तुम्हें ढूंढते हुए, कहां कहां नहीं गए। बस स्टैंड, स्टेशन, तुम्हारा आश्रम। जब तुम नहीं मिली तो बस शराब ही दिखी, और जब तुम मिल गई तो 2 घूंट खुशी में भी पी लिए। सच में इतना परेशान हो गए थे? तुम्हारी कसम। सोनाली प्रताप के गले लग गई। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आप कितना चाहते हो हमें। मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। तुम्हारे पैरों में रस्सी बांध के रखूंगा। रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। बस रानो दीदी से थोड़ा डर लगता है। उससे डरने की जरूरत नहीं, सारी अकड़ निकाल देंगे उसकी, तुम देखा जाओ। प्रताप बिस्तर पर बैठे। सोनाली का हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पर लिटाया और अपने कपड़े उतार के उसे बाहों में ले लिया। तुम्हारा नशा हो गया है हमें, जादू कर दो हो तुमने हमें ऊपर। फिर प्रताप ने सोनाली को चूमना शुरू किया और दिन भर की अपनी तड़प को शांत किया। अगले दिन सुबह सुबह बिट्टू विकी के यहाँ पहुंच गया। विकी भी तैयार होके कॉलेज के लिए ही निकल रहा था। आओ चाय पी लो। अरे नहीं, चलते हैं। आज भी रैली करनी है कि नहीं? अपन को भी पहुंचना है, सब पहुंच गए हैं। विकी का मन था कि वो एक बार रानू से मिल ले, लेकिन रानू अभी तक अपने कमरे से उतर के नीचे नहीं आई थी। चलो चलते हैं। विकी बिट्टू के साथ ही उसकी बाइक पर कॉलेज के लिए निकल गया। सुबह सुबह कॉलेज के लिए रैली निकलने वाली थी। कॉलेज के गेट के पास सैकड़ों लड़के बाइक लिए खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिस पर लिखा था, विकी भाई की आंधी आई। कुछ देर में विकी और बिट्टू वहां पहुंचे और विकी को देख के लड़कों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तुम्हारे साथ हैं विक्की भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई जिंदाबाद। कुछ स्टूडेंट्स ने विकी को फूल की माला पहनाई। उसके बाद विकी ने भाषण दिया और रैली शुरू हो गई। कॉलेज में पूरा माहौल चुनाव का था और विकी उसके रंग में रंग चुका था। उस पर लीडर बनने का नशा धीरे धीरे चढ़ने लगा था। एक ओर जहां विकी भीड़ में रह के खुश था, वहीं दूसरी ओर रानू घर पर एकदम अकेली हो चुकी थी। वो छत पर खड़े आंगन की ओर देख रही थी, जहां प्रताप सोनाली के गाल पर किस कर रहे थे। ये देख के उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था और वो वहां से हट गई। उसने बाल्टी में पड़े कपड़े उठाए और तार पर डालने लगी। समझ नहीं आ रहा है इस बुढ़ऊ को सबक कैसे सिखाएं। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। क्या कर लिया ये मैंने अपने साथ। जितनी कोशिश करूं इसे सुलझाने की, उतना ही उलझती जा रही हूँ। ना विकी की हो पा रही हूँ, ना इस कमीने को रास्ते से हटा पा रही हूँ। यही सोचते हुए वो बाल्टी लेके नीचे की ओर चल दी। जब वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आई और पीछे आंगन में बाल्टी रखने गई तो देखा वहां प्रताप सोनाली से बातें कर रहे थे। आज हम तुम्हें बाइक पे घुमाने ले चलते हैं। बाइक पे? आपको आती है चलानी? अरे हम तो हवाई जहाज चला लें, मौका तो मिले। विक्की की बाइक पर चलाते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, हम जीन्स पहन के चले? अरे तुम्हें जो पहनना है पहनो, बस कस के पकड़ना हमें, है? हंसते हंसते प्रताप की नजर रानू पर गई। उसे देखते ही उनकी हंसी गुस्से में बदल गई। उन्होंने उसकी ओर हाथ दिखाते हुए सोनाली से सवाल किया, जय के कारण तुम घर छोड़ के गई थी ना? सोनाली ने रानू की ओर देखा। बोलो, इसी चुड़ैल ने निकाला था ना घर से तुमको? नहीं, दीदी ने कुछ नहीं कहा। रानू ने सोनाली की ओर आश्चर्य से देखा। ये साली इतनी सीधी क्यों बन रही है? डरो मत, सच सच बताओ, चमड़ी उधेड़ देंगे आज हम इसकी। नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला था, हम अपनी मर्जी से भागे थे। प्रताप रानू के नजदीक गए और उसे धमकी भरे अंदाज में देखा। बचा लिया इसने तुम्हें, वरना आज हम तुम्हें दिखाते अपना असली चेहरा। तभी घर की बेल बजी। प्रताप ने बाहर आके दरवाजा खोला तो देखा सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल खड़े थे। रानू देवी यही रहती है?
हाँ, उनको बोलिए चौहान कुमार की मौत के संबंध में उनसे कुछ पूछताछ करनी है। चंदन कुमार और रानू? हमें चंदन कुमार का मोबाइल बरामद हुआ है, उसी के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। बुलाइए रचना उर्फ रानू देवी को। हाँ हाँ, जो भी पूछना है जरूर पूछिए। अंदर आइए, बैठिए, आप लोगों के लिए चाय बनवाते हैं। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं। रानू, जरा यहाँ तो आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आओ है। रानू आंगन से घर के अंदर आई। उसने जब इंस्पेक्टर को दरवाजे पे खड़ा देखा तो थोड़ा वो घबरा गई। जय है रचना और रानू। ये आपकी कौन लगती है? पत्नी है, शादी की है इनसे। पूछ लीजिए जो भी पूछना है। रानू देवी, चंदन को आप कब से जानती थी? चंदन का अचानक नाम सुन के रानू घबरा गई, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। कौन चंदन? आप चंदन कुमार को नहीं जानती? उसके मोबाइल में तो आपका नंबर सेव है। मरने से पहले भी उन्होंने आपसे बात की थी। अच्छा, आप उस चंदन की बात कर रहे हैं जिसने आत्महत्या कर ली? उन्होंने आत्महत्या की या मौत हुई, ये हम डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ ये बताएं कि आप उन्हें कब से जानती थी? वो पापा की चाय की दुकान पर अक्सर आते थे, वहीं से थोड़ी जान पहचान हो गई थी। क्या आप दोनों के बीच अक्सर फोन पर बात हुआ करती थी? जी, कभी कभार होती थी। जब ये बातें चल रही थी, प्रताप गुस्से से रानू की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हम चंदन के फोन के मैसेज देख सकते हैं? जी नहीं, हम मैसेज नहीं दिखा सकते। लेकिन आपको एक बात जाननी जरूरी है। आपकी पत्नी और चंदन के बीच जान पहचान से बढ़कर कुछ तो था। फोन के मैसेज पढ़ के जरूर समझ आता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे। आपका कहने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? खुल के काहे नहीं बोलते? आपको क्या लगा था हमारी बीवी और चंदन का लफड़ा था? यह आप अपनी पत्नी से पूछिए, शायद ये आपको ज्यादा बेहतर बता पाएगी। प्रताप का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था। जय औरत दिखने में कछुआ और है, अंदर से कछुआ और। जय चंदन को जानती थी और हमें अब तक बेवकूफ बनाती रही। जरूरत पड़ी तो आपको थाने भी आना पड़ेगा रानू देवी, और यह ध्यान रखना कि थाने में सूचित किए बिना आप शहर से बाहर नहीं जा सकती। रानू ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की ओर देखा। चलो भाई, चलते हैं, और भी लोगों से पूछताछ करनी है। चाय पी के जाते तो हमें अच्छा लगता। चाय तो हम इनके पिताजी चमन की दुकान से पियेंगे, उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इंस्पेक्टर के मुंह से अपने पिता का नाम सुन के रानू का डर और बढ़ गया। हाँ हाँ, आप कहो तो हम ले चले अपनी कार में। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। इतना कह के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अपनी बाइक की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही प्रताप ने रानू को गुस्से से देखा और एक जोर का तमाचा उसके गाल पर दे मारा। कितने आदमियों से तेरे रिश्ते रहे कमीनी, पता? चंदन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो ये पुलिस वाले बेकार में यहाँ तक पहुँच गए। बोल, उस समय झूठ क्यों बोला था जब हम पूछा करत थे कि चंदन को जानत हो कि नहीं? बोल। वो मुझे डर लग गया था, इसलिए बात छुपाई। कहीं तुमने ही तो नहीं मरवाया चंदन को? सच बता वरना फुर्ता बना देंगे। नहीं नहीं, चंदन मेरा अच्छा दोस्त था, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कितने यार हैं तेरे इस शहर में? तुमने तो मेरे बेटे तक को नहीं छोड़ा। तुझे तो जूतों से मारना चाहिए। प्रताप ने अपनी बेल्ट निकाली और रानू को पूरी तरह मारने लगे। जो कसर वो थोड़ी देर पहले पूरी करना चाहते थे, उन्हें अब पूरा करने का मौका मिल गया था। काफी देर तक वो रानू को मारते रहे। रानू के पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान आ गए थे। पीछे आंगन में खड़ी सोनाली सहमी हुई सी रानू को पिटते हुए देख रही थी। रानू को दर्द में तड़पता देख अचानक उसके मन में रानू के लिए दया और सहानुभूति आ गई। वो तेजी से भागते हुए आई और प्रताप को मारने से रोका। बस कीजिए, मर जाएंगी ये। ये इसी काबिल है। आप हमें बाइक से घुमाने। मूड खराब कर दिया हमारे इस कुतिया ने, फिर कभी देखेंगे।
प्रताप ने बेल्ट को जोर से झटका और गुस्से में घर के बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद सोनाली ने रानू को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन रानू ने उसे दूर झटक दिया। रानू के सर पे लगी चोट से फिर से हल्का सा खून बहने लगा था। दूर रहो मुझसे। रानू किसी तरह उठी और सोफे पर बैठ गई। सोनाली भागते हुए पीछे आंगन में गई और डिटॉल की बोतल और रुई लेकर आ गई। ये डेटॉल लगा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। आराम तो तब मिलेगा जब इस बुढ़ऊ की जान ले लूंगी। तुम बेकार की सहानुभूति दिखाने की कोशिश मत करो। हम क्या सहानुभूति दिखाएंगे? हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि हम शुरू से ऐसे नहीं थे। अनाथालय में जब लोगों के घिनौने चेहरे देखे तो समझ में आया इस दुनिया में रहना है तो सीधे नहीं टेढ़ा चलना पड़ेगा। इतना कह के सोनाली रानू की जख्मों पर डिटॉल लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रानू ने हाथ खींच लिया। ये लो, आप खुद ही लगा लो। सोनाली ने डिटॉल की भीगी हुई रुई रानू की ओर बढ़ाई, मगर दर्द ज्यादा होने के कारण वो खुद दवा लगा नहीं पाई। लगवा लो, विकी जी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। विकी का नाम सुन के रानू ने फिर कुछ नहीं कहा। सोनाली ने उसके जख्मों पे डिटॉल लगाना शुरू कर दिया। जिस दिन आपने घर से बाहर किया था उस दिन पहले तो हमें खूब रोना आया, लेकिन फिर लगा कि आपने ठीक ही किया। उसी बहाने हमें एक और मौका मिल रहा था, एक नई शुरुआत करने का। उस दिन सच में लगा कि भाग जाएं इस दुनिया से, लेकिन जब स्टेशन पहुंचे तो वहां प्रताप हमें ढूंढते हुए दिखे। किसी तरह उनसे छिपते हुए वहां से भागे। पटरी के किनारे जब भागते भागते थक के बैठे तो वहां विकी जी ढूंढते हुए पहुंच गए। उस दिन विकी जी जबरदस्ती नहीं करते तो हम दोबारा इस घर में नहीं आते। बस अब रहने दो, हो गया। आज तुम खाना बना लेना। मेरी हाँ, बना देंगे। आप जाके आराम करो, प्रताप को हम ऊपर नहीं आने देंगे। रानू और सोनाली की नजरें मिली। आप ऊपर जाओ, विकी से अगर आप ऐसे मिलेंगी तो शायद बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। रानू ने कुछ सोचा और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। सोनाली ने डिटॉल की शीशी वापस आंगन में जाके रखी और फिर किचन में खाना बनाने चली गई। दूसरी ओर रानू अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने शरीर पर एक बार नजर डाली। पूरा लाल कर दिया मार मार के। याद रखना प्रताप, एक एक जख्म का बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। विकी को फोन करके बता दूं क्या? नहीं, इस हाल में मुझे देख लिया तो आज ही प्रताप कमीने की जान ले लेगा। अभी कुछ दिन विकी के सामने नहीं जाऊंगी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं पुलिस को और कुछ तो नहीं मिल गया। रानू सोचते सोचते दर्द में करवटें बदलती रही। फिर थोड़ी देर में उसकी नींद लग गई। शाम से रात हो गई थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। रानू अपने कमरे में सोई हुई थी। नीचे सोनाली खाना बना चुकी थी और फिलहाल आराम से सोफे पर बैठ के टीवी देख रही थी। तभी उसे विकी बाहर से आता हुआ दिखा। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और उठ के आंगन की ओर जाने लगी, लेकिन फिर से उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। उसने देखा विकी घर के अंदर आके जूते उतार रहा था। खाना लगा दे। रानू कहाँ है? वो सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। सो रही है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो औरतों की प्रॉब्लम। खाना लगा दे। नहीं। विकी सीढ़ियां चढ़ के रानू के कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन फिर सोनाली जल्दी से उसके पास आ गई। प्लीज मत जाइए, वो सो रही हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, बात को समझिए। विकी ने कुछ सोचा और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। शर्ट उतारते हुए वो सोचने लगा, जय इलेक्शन के चक्कर में साला पर्सनल लाइफ की लग गई है। ना रानू से ढंग से बात कर पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं। बताओ, बीमार पड़ी है, हमें खबर नहीं है। वो टी शर्ट पहन के कमरे से बाहर आया। सोनाली उस वक्त किचन में ही थी। ये भी तो यहीं घूम रही है। विकी ने वहीं खड़े खड़े आवाज दी, एक गिलास पानी देना। सोनाली उसके लिए एक गिलास में पानी लेकर आ गई। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई रानू? तबीयत खराब है तो जाना चाहिए था ना। वो सुबह तक ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। और कल तक ठीक ना हो तो उसे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए बोलना, या वो मुझे फोन कर लेगी। हाँ, बोल देंगे। खाना लगा दें? भूख नहीं है। विकी ने पानी पिया, फिर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। सोनाली वापस सोफे पर बैठ गई और प्रताप के आने का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 12 बजे के करीब प्रताप शराब के नशे में घर के अंदर दाखिल हुए। सोनाली आंखें बंद करके सोफे पर ही बैठी हुई थी। जब प्रताप ने उसका कंधा पकड़ के हिलाया, वो जल्दी से उठ के खड़ी हो गई। कितने है वो कमीनी?
हम खाना लगा दें? मर गई का वो? नहीं नहीं, वो सो रही हैं। साली सो रही है, अभी बताता हूँ। प्रताप सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन सोनाली ने उनका हाथ पकड़ लिया। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? हमें आपको कुछ दिखाना है। प्रताप ने सोनाली की ओर देखा और फिर हल्का सा हंस पड़े। कुछ का, हम तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं। चलो दिखाओ। पहले खाना। खाना तो होत रात है, तुम का दिखाने वाली हो, पहले वो देखेंगे। चलो तो हमारे कमरे में। हाँ, वैसे भी उस साली के पास कौन जाना चाहता है। सोनाली प्रताप का हाथ पकड़ के उन्हें अपने कमरे में ले गई। ऊपर रानू, जिसकी नींद खुल चुकी थी, उसने थोड़ी राहत महसूस की। सोनाली के कमरे में जाके प्रताप सीधे बिस्तर पर लेट गए। दिखाओ का दिखाने वाली थी। कुछ नहीं। देखो, हमसे होशियारी नहीं, दिखाओ जल्दी। कुछ नहीं। वो हमने आज। तुमने आज का? वो हमने आज नहीं, शर्म आती है। हमसे क्या शर्माना, कहा तुमने नहीं। रुको, हम दिखाते हैं। सोनाली ने धीरे धीरे अपने ब्लाउज से हुक खोलना शुरू किया। प्रताप खुश होकर झट से बिस्तर पर बैठ गए। सोनाली ने ब्लाउज निकाल के अपने शरीर से अलग किया। अब वो सिर्फ अपनी अंडरगारमेंट में खड़ी थी। ये दिखाना था, नहीं पहनी है। क्या लग रही हो, अब तो रोज रोज नहीं पहनाएंगे तुम्हें। प्रताप ने सोनाली का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर खींच लिया। अगले दिन सुबह विकी अपने कमरे से बाहर आया। वो सीधे किचन में गया और एक ग्लास में पानी लिया। सोफे पर आकर वो बैठ गया। पानी पीते हुए उसकी नजर सोफे के कोने पर गई, जहां खून लगा हुआ था। खून? ये खून किसका है? सोफे पे लगे खून के निशान देख के विकी थोड़ा परेशान सा हो गया। उसे फिर याद आया, शायद ये रानू का खून होगा। साले बुढ़ऊ ने जब उसका सर फोड़ा था तभी टपका होगा ये। तभी पीछे आंगन से सोनाली अंदर आई। जो खून के निशान साफ काहे नहीं किए अब तक? जी अभी कर देते हैं। लगता है पोछा ठीक से नहीं लगा। सोनाली जल्दी से आंगन में गई और गीले कपड़े लेके आ गई। उसने सोफे से खून के धब्बे साफ करने शुरू किए। विकी रानू को देखने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पीछे से प्रताप आते हुए दिखे। उन्हें देख के वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाके उसने शर्ट निकालने के लिए अलमारी खोली। तभी उसका फोन बजा। हाँ भाई बोल। बड़े तैयार है ना, आ रहे हैं लेने। बे अभी तो सो के उठे। हाँ तो 15 मिनट है, हो जाओ तैयार। पार्टी का मैनिफेस्टो बनाना है, पूरा दिन लग जाएगा। यार इस इलेक्शन ने तो हमारा दिमाग झुल कर दिया है। क्या हुआ, फिर बुढ़ों से लड़ाई की है का? सुबह सुबह दिमाग काहे उखड़ा है? अरे कारण हो तो बताएं। चलो छोड़ो ये सब, तुम आओ, तब तक हम नहा लेते हैं। हाँ। विकी ने मोबाइल टेबल पर रखा और वॉशरूम की ओर चला गया। जब तक प्रताप ब्रश करके आए, सोनाली ने उनके लिए चाय बना के टेबल पर रख दी। प्रताप ने एक नजर किचन के अंदर और फिर घर के बाहर दौड़ाई। रानू कहाँ मर गई? महारानी सो रही है का? जीवू, कल आपने इतनी बुरी तरह साले को जान से नहीं मारा, यही काफी है। आप उनको माफ कर दीजिए। तुम अभी बच्ची हो, कुछ नहीं जानती। ज्यादा उसका पक्ष लेने की जरूरत नहीं। हम उसकी नस नस से वाकिफ हैं। चंदन को वो जानती थी, फिर भी बात छुपाई। कमीनी है एक नंबर की। कौन चंदन? हमारी बात सिर्फ सुना करो, उल्टा सवाल ना किया करो। चिढ़ होता है। ज्यादा हमारे मामलों में घुसने की जरूरत नहीं। जी, आगे से ध्यान रखेंगे। प्रताप को तभी अचानक कुछ याद आया। उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और घर से बाहर सड़क पे आके एक नंबर लगाने लगे। हेलो, आप 10 बजे तक घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। हाँ, सुबह 10 बजे की बात कर रहा हूँ, हम घर पर ही मिलेंगे। प्रताप ने इतना कह के फोन रखा और मोहल्ले की पान की दुकान की ओर बढ़ गए। घर के अंदर ऊपर कमरे में रानू की नींद खुल चुकी थी। रात भर आराम करने के बाद उसका दर्द थोड़ा कम हो चुका था। वो पलंग से उठी और कमरे से बाहर आई।
लेकिन वो सीढ़ियां उतरते उतरते रुक गई। उसने पीछे की खिड़की से पहले आंगन की ओर देखा। विकी उसे कहीं नहीं दिखा। फिर वो वहीं सीढ़ियों पर ही बैठ गई। अभी विकी के सामने जाना ठीक नहीं। क्या करूं? यहीं वेट करती हूँ। जब कॉलेज के लिए निकल जाएगा तब नीचे जाऊंगी। नीचे विकी अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था। वो बार बार बाहर निकल के सीढ़ियों की ओर देख रहा था कि उसे रानू कहीं दिख जाए, लेकिन रानू उसे दिखाई नहीं दी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने छत पर जाने का सोचा, लेकिन तभी बाहर से उसके कानों में बिट्टू की आवाज पड़ी। अरे विक्की भाई, चले, लेट हो रहा है। बिट्टू की आवाज सुन के विकी ने छत पर जाने का विचार छोड़ दिया और अपना बैग लेके सीधे बाहर की ओर चल दिया। सोनाली उसके पीछे आई। जी नाश्ता? तुम हमारे खाने की ज्यादा फिक्र ना करो, समझी? सोनाली जब बाहर आई तो उस पर बिट्टू की नजर गई। उसे देखकर बिट्टू उसे देखता ही रह गया। इतने में विकी बाइक पर बैठा और बिट्टू के सर पर एक हाथ मारा। हाँ साले, आप लेट नहीं हो रहे? बिट्टू ने बड़बड़ाते हुए बाइक सड़क की ओर बढ़ा दी। अबे देख तो लेने देते, जे फटाका कहाँ से आ गई? बड़ा वो कमीना उठा लाया कहीं से। साला हम जवानी में एक को तरस रहे हैं और तुम्हारे बाप के पास। इससे पहले कि बिट्टू आगे कुछ कहता, विकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसके आगे कुछ नहीं बोलोगे, समझे? अरे हाँ समझ गए। चलो ये सब छोड़ो, मुद्दे की बात सुनो। वो साला प्रशांत कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। कौन प्रशांत बे? साले ऐसे चुनाव लड़ोगे? अबे वही लौंडा जिसने धमकाने पर भी नाम वापस नहीं लिया। जन पार्टी का जिसे सपोर्ट है, पढ़ने खेलने में सब में तेज। आजकल सोनम भी उसी के साथ घूमती है। अबे सोनम की किसे टेंशन, चिपके जिससे चिपकना है। देखो बिट्टू, इलेक्शन तो जीतना है। इस साले इलेक्शन के चक्कर में हमारी रानू हमसे दूर जा रही है। अगर हम हार गए ना तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए चुनाव हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। समझ रहे हैं बड़े भाई, लेकिन जन पार्टी में शहर के छठे बदमाशों की फौज है। आसान नहीं निपटना। हमने अगर ज्यादा रंगबाजी दिखाई ना तो वो भी ना छोड़ेंगे। शुरुआत अपन नहीं करेंगे, लेकिन उंगली किए ना तो पिछवाड़ी में घुसेड़ देंगे साला। ध्रुव ने बिट्टू के कंधे पर हाथ मारा। बिट्टू ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों थोड़ी देर में कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के साइकिल स्टैंड पर ही विकी के समर्थक उसका इंतजार कर रहे थे। एक ओर जहां विकी कॉलेज पहुंचते ही व्यस्त हो गया था, दूसरी ओर घर पे रानू काफी देर तक सीढ़ियों पर ही बैठी रही। जब उसे यकीन हो गया कि विकी बिट्टू के साथ जा चुका है तो वो सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ी। नीचे आके उसने देखा प्रताप डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उनकी नजर भी रानू पर गई। तुम अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। मैं कहीं नहीं जा रही। हमारे ऊपर खून सवार है। कल ही तुम्हें धक्का देकर बाहर कर देते मगर रुक गए। ये मेरा भी घर है, मैं नहीं जाऊंगी। प्रताप झट से उठे और रानू के बाल पकड़ लिए। तभी सोनाली किचन से भागती हुई आई। मत मारिए, सच में मर जाएंगे। इसे मार के ही हमें चैन मिलेगा। प्रताप रानू को मारने के लिए हुए कि तभी चमन आ गए। प्रताप को रानू के बाल पकड़े हुए देख के वो तेजी से घर के अंदर आए और प्रताप के आगे हाथ जोड़ लिया। प्रताप जी ये क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। प्रताप ने रानू को छोड़ा और उसे अलग हट गए। ये कैसी लड़की पकड़ा दी? साली एक नंबर की कुतिया है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, वरना आपको तो ये बहुत पसंद थी। साले उसी बात का तुमने फायदा उठाया। सब तुम्हारा किया धरा है। हमने क्या किया? आपने ही कहा था कि शादी करनी है इससे। देखो शकल इसकी, कितना भोला बन रहा है। नौटंकी बाज है पूरा खानदान। हुआ क्या है आप बताओगे? क्यों गुस्सा कर रहे हो और भला बुरा कह रहे हो? कमीने बताओ काहे नहीं कि इसके लोगों के साथ चक्कर चल रहे थे। इतनी गई गुजरी है कि हमारे बेटे तक को नहीं छोड़ा। इसकी काली करतूत बताने के लिए ही हमने तुम्हें फोन करके इतने बुलाओ है। चमन ने गुस्से से रानू की ओर देखा। कारी जय का कह रहे हैं? जय पंचायत तुम अपने घर ले जाके करना। हमको जय लड़की इस घर में नहीं चाहिए।
अपनी लौंडिया को इतने से लेके जाओ, वरना तुम्हारे सामने ही कूटना शुरू कर देंगे, समझे? प्रताप की बातें सुन के चमन बुरी तरह डर गए। उन्होंने रानू का हाथ पकड़ा। चलो बेटी, यहाँ रुकना अभी ठीक नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब चमन को लगा कि रानू आसानी से नहीं जाने वाली थी, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें तुम्हारी मरी माँ की कसम, चलो इतने से। ये सुनते ही रानू शांत हो गई। वो भारी कदमों से अपने कमरे में गई और एक बैग में अपने कपड़े लेकर आ गई। एक पल के लिए सोनाली और रानू की नजरें मिली। सोनाली उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर प्रताप को देख के चुप रही। रानू चमन के साथ चल दी। प्रताप बाहर तक उन्हें देखने आए और गुस्से में बड़बड़ाए। इसी के चक्कर में चंदन इतनी जल्दी चला गया दुनिया से। चमन ने प्रताप को मुड़ के देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर थोड़ी दूर चल के उन्होंने एक रिक्शे को हाथ से इशारा किया और रुकने को कहा। रानू को उसमें बैठाया और दोनों उसमें बैठ के चल दिए। चमन की नजर रानू के हाथों और पैरों पर उभरे चोट के निशानों पर गई। तुमने प्रताप जी को क्या बताया चंदन के बारे में? मार मार के का हाल कर दो तुम। मैंने नहीं बताया, पुलिस आई थी। चंदन के मोबाइल में मेरा नाम देख लिया था उन्होंने। पुलिस तो दुकान पे भी आई थी। हमने तो कह दो तो कच्छू ना जानते हैं चंदन के बारे में, वो चाय पीने आता बस। तुमने तो ज्यादा कच्छू ना कहा ना? नहीं, मैंने भी यही कहा था कि चाय पीने आता था पापा की दुकान पर, कभी कभार बात होती थी। किस मुसीबत में फंस गए हम। सच में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था चंदन की मौत से। आपकी कसम, कोई लेना देना नहीं। चंदन को तो मैं चाहती थी, मैं क्यों उसको मरवाऊंगी। हाँ हाँ धीरे बोलो। जय कहो मरने से पहले कछु लिख के नहीं छोड़ा, वरना बुरे फंसते। वैसे तुम आओ, विक्की के बारे में क्या बोल रहे थे वो? रानू ने चमन से नजरें चुराई और दूसरी ओर देखने लगी। पगला गया है बुढ़ाऊ, देखा नहीं, एक और रख लिया घर पे। उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए ही मुझे घर से निकाला है। रानू की बात सुन के चमन चुप रहे और वो भी दूसरी ओर देखने लगे। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए थे। रिक्शे से उतर के चमन ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और फिर रानू के साथ घर के दरवाजे तक आए और दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही सपना ने दरवाजा खोला, वो रानू को देख के थोड़ा घबरा गई। दीदी, ये क्या हालत हो गई? घर के अंदर आने देगी कि नहीं? कच्छू नहीं हुआ, जा पानी लेके आ। रानू और चमन घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए। वहां कॉलेज में विकी अपने 15-20 साथियों के साथ एक खाली क्लासरूम में बैठकर मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रहा था। फीस कम होनी चाहिए, जब ही डालो। कॉलेज के वॉशरूम को भी रेगुलर सफाई होनी चाहिए, कितने गंदे रहते हैं। तभी 10-12 लड़के क्लासरूम में आए जो कि शहर के गुंडे थे। अबे विक्की, जे का नौटंकी मचा रखी है, चुनाव जीतोगे? ए छोटे साले गांडू, तुम लोग घुसे कैसे कॉलेज में? यहाँ सिर्फ स्टूडेंट आते हैं, निकलो। तुम्हें ये वार्निंग देने आए हैं कि अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ। ये सुन के विकी के साथ जितने भी लड़के थे सब खड़े हो गए। इतने में विकी आराम से आगे बढ़ा और गुंडे के कंधे पर हाथ रखा। निकल बाहर, तो कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, रहेगा छोटे। जो हमारा इलाका है, अपने मोहल्ले की गलियों में देखो, तिरंगदारी यहाँ नहीं चलेगी। वरना अभी चलकर यहाँ आए हो, लेकिन चलकर जा नहीं पाओगे। निकल। छोटे के साथ उसके सभी साथी आगे बढ़े। विकी के सारे दोस्त भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। बिट्टू आगे आया। तुम्हारी साथ जन पार्टी है तो हमारे साथ विधायक जी हैं, सरकार हैं। तुम सालों को एक बार में अंदर करवा देंगे। जब चाकू पड़ते हैं ना, सब नेतागिरी धरी की धरी रह जाती है। हम तो सलाह देने आए थे, दे दी। कल के दिन कछु ऊपर नीचे हो जाए तो कहना नहीं कि यार छोटे, तुमने तो बताया ही नहीं था। हम तो तुझे अभी इतने ही बजा डालेंगे बिना बताए, इससे पहले कि हम शुरू हो। तुम भगलो। बिट्टू ने जिस अंदाज में गुंडों को धमकाया, सभी वहां से बिना कुछ कहे एक एक करके निकल गए। छोटे कुछ देर तक बिट्टू और विकी को घूरता रहा, लेकिन फिर वो भी रूम से बाहर निकल गया।
जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है बिल से निकल के साले सारे चूजे बाहर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में उतरा है तो सब झेलना पड़ेगा। चलो वह काम करो, ऐसे गीदड़ भाभियां बहुत देखी। सभी लोग वापस काम में जुट गए। तभी विकी की नजर बाहर उन गुंडों से बात कर रहे प्रशांत पर गई। प्रशांत विकी की ओर ही देख रहा था। प्रशांत को गुंडों से बात करते देख विकी उसकी ओर बढ़ा। विकी के पीछे पीछे बिट्टू भी चल दिया। गुंडे अब तक प्रशांत से बात करके गेट की ओर चले गए थे। विकी प्रशांत के पास पहुंचा। दोबारा जट उच्च कॉलेज में देखे ना तो चुनाव लड़ ना पाओगे, याद रखना। प्रशांत अब अकेले खड़ा हुआ था, इसलिए उसने विकी की बात चुपचाप सुन ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। चल बड़े, सब वेट कर रहे हैं। विकी ने हाँ में सिर हिलाया और बिट्टू के साथ वापस क्लास की ओर चल दिया। शाम को इलेक्शन के कामों से फुर्सत होने के बाद विकी साइकिल स्टैंड पे आया और सिगरेट पीने लगा। फिर अपनी बाइक पे बैठ के उसने रानू को फोन लगाया। रानू उस वक्त चमन के घर पे चुपचाप खटिया पर अकेले बैठी थी। अपने मोबाइल स्क्रीन पर विकी का नाम देख के उसने फोन उठाया। हेलो। कहाँ गया वो? सुबह से नहीं आई नीचे। मुझे तुम्हारे बाप ने फिर से घर से निकाल दिया है। मैं अपने पापा के यहाँ आ गई हूँ। क्या बक रही हो? क्यों निकाला उसने? सब बातें फोन पर ही करोगे? मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? 15 मिनट में आ रहे हैं। विकी ने सिगरेट फेंकी, बाइक स्टार्ट की और रानू से मिलने निकल गया। लगभग 15 मिनट में वो चमन के घर पहुंच गया था। वहां उसने देखा चमन बाहर घर की दहलीज पर बैठ के बीड़ी पी रहे थे। नमस्ते। प्रणाम। रानू अंदर है? हाउ। विकी ने घर के बाहर जूते उतारे और अंदर की ओर चला गया। उसे देख के चमन के दिमाग में प्रताप की कही हुई बात गूंजी। हमारे बेटे तक को नहीं छोड़ा इसने। विकी जब अंदर पहुंचा तो देखा रानू पीछे आंगन में एक खटिये पर बैठी हुई थी। रानू? विकी की आवाज सुन के रानू पलटी और उठ के उससे गले लग गई। सपना पीछे किचन से दोनों को देख रही थी। चलो, तुमसे बात करनी है। रानू विकी को लेके बाहर आई और चमन की ओर देखा। पापा, थोड़ी देर में आते हैं। कहाँ जा रही हो? आके बताती हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ। फिर विकी ने बाइक स्टार्ट की। रानू उसके पीछे बैठी और विकी ने तेजी से बाइक आगे बढ़ा दी। किले के पास चलते हैं। हाँ। विकी की बाइक गली से निकल के मेन सड़क पर आ गई थी। फिर उसने बाइक किले की ओर मोड़ दी। थोड़ी देर में दोनों किले के पास एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। रानू किले की एक टूटी दीवार पर जाके बैठ गई। विकी भी उसके बगल में आके बैठ गया था। अब बोलो, क्या बात है? प्रताप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम हमारे साथ वापस चल रही हो? नहीं, जब तक प्रताप उस घर में है मैं उस घर में नहीं जाने वाली। ऐसा पागलपन ठीक नहीं है रानू। ये कहते हुए विकी की नजर रानू की चोटों पर गई। ये निशान? बड़ों ने तुम पे फिर हाथ उठाया? तुम्हें पता है, घर पे पुलिस आई थी चंदन के बारे में पूछने। चंदन का नाम सुन के विकी के माथे पे तनाव की लकीरें उभर आई। पुलिस आई थी? हाँ, उन्हें चंदन का मोबाइल मिला है। उसमें मेरे मैसेजेस मिले हैं। पुलिस को शक हो गया है कि मेरे और चंदन के बीच कुछ था। पुलिस पापा से भी पूछताछ करने आई थी। प्रताप इस बात से बहुत नाराज हुए कि मैंने चंदन के बारे में उनसे झूठ बोला। पहले बेल्ट से मुझे मारा, फिर पापा को बुला के घर से निकाल दिया। साले को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकी का खून खौल गया था। वो तेजी से वहां से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन रानू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विकी, नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए मैं 2 दिन से तुम्हारे सामने नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था तुम नहीं रोकोगे। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा विकी। प्रताप समझते हैं कि चंदन को मैंने मरवाया है। वो चंदन की मौत का सच जानना चाहते थे। मुझे धमका रहे थे कि जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गई थी। अगर वो इस सच तक पहुंच गए कि चंदन को तुमने मारा है तो क्या होगा? वो तुम्हारी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे।
अबे हमें हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ अब तक। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बुढ़ाऊ और चंदन का क्या रिश्ता है। चंदन को लेके बुढ़ाऊ ने तुम्हारे साथ मारपीट क्यों की? पता नहीं। विकी सोच में पड़ गया था। चलो मुझे घर छोड़ दो। दोनों फिर बाइक पे सवार होके घर की ओर निकल गए। घर पहुंचे तो देखा चमन दरवाजे पर बैठे एक डायरी में हिसाब लिख रहे थे। रानू बाइक से उतरी। अंदर आओ, चाय पी लो। नहीं, बाद में। विकी ने चमन की ओर एक नजर डाली और बाइक आगे बढ़ा दी। उसके जाते ही चमन ने रानू को देखा। कहाँ गई थी इसके साथ? डॉक्टर के यहाँ, पेट में दर्द हो रहा था। चमन ने रानू को थोड़े गुस्से से देखा, लेकिन रानू बिना उनकी ओर देखे घर के अंदर चली गई। मोहल्ले से निकलने के बाद विकी ने बिट्टू को फोन लगाया। पहुंचो अड्डे, 20 मिनट में आ रहे हैं। अबे हम इत्थे ही बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, आ रहे। विकी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और लगभग 15 मिनट में ढाबे पहुंच गया। बिट्टू बाहर खटिया पर बैठे हुए पापड़ खा रहा था। विक्की पहुंचा तो उसने रम की बोतल मंगवाई और दोनों ने पीना शुरू किया। जन पार्टी के गुंडों का क्या करना है? भाई छोड़ो उनको, वो क्या उखाड़ लेंगे वहां। अभी बहुत दिमाग खराब है, पीन दो यार। विकी ने पेग बनाया और पीना शुरू किया। दोनों काफी देर तक पीते रहे और देखते ही देखते देर रात हो गई। विकी जब पूरी तरह से मदहोश हो गया, उसके अंदर का गुस्सा बाहर आया। बुढ़ाऊ साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रानू को घर से निकाल दिया कमीने ने, बेल्ट से मारा। रानू ने भी जिद पकड़ ली है कि जब तक बुढ़ाऊ है वो घर नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो? मतलब जय है कि बुढ़ाऊ को स्वर्गवासी बनाना ही पड़ेगा। साले को रानू और चंदन के रिश्ते का भी पता चल गया है। बिट्टू यार, किसी तरह पता तो करो, आखिर बुढ़ाऊ और चंदन का क्या रिश्ता है? समझ में नहीं आ रहा है बे। चुनाव हो जाने दो एक बार, लगा देंगे उसके पीछे लड़के, पता चल जाएगा। अच्छा साला, चुनाव सर दर्द बन गया। दोनों ने इतनी शराब पी रखी थी कि उनको होश ही नहीं था कि उनके पीछे वाली कुर्सी पर रमेश अंधेरे में छुपे हुए बैठे थे। वो काफी देर से दोनों की बातें सुन रहे थे। जैसे ही उनके कानों में प्रताप को मारने की बात गई, वो तुरंत उठे और दोनों की निगाहों से बच के सड़क की ओर चले गए। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्होंने प्रताप को फोन लगाया। कितने हो? कहाँ होंगे? घर पर ही हैं, और का? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाओ, इतने घर पर ही दो पैक मार लेंगे। नहीं, घर पे बात नहीं हो सकत। तुम ऐसा करो, अपने मोहल्ले के मैदान में मिलो। अबे ऐसी का आफत आ गई जो इतनी रात को मैदान पे बुला रहे हो? अरे आओ तुम जल्दी, हम पहुंच रहे हैं, सब बताते हैं। रमेश ने फोन काटा और सड़क से ऑटो पकड़ के प्रताप के मोहल्ले की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर में वो मैदान पहुंच गए थे जहां प्रताप उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रमेश ऑटो से उतरे और तेजी से प्रताप के पास आए। प्रताप सिगरेट पी रहे थे। बोलो, कौन सी जरूरी बात है? विक्की तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। ये सुन के प्रताप एक जगह थम गए। उन्होंने झट से रमेश का कॉलर पकड़ लिया। आप बकते हो, हमारा खून हमें ही निपटाएगा। अपने कानों से सुना हमने, ढाबे पे बैठ के अपने दोस्त के साथ प्लान बना रहा था। ससुरा साला आशिकी के चक्कर में इतना गिर गया कि अपने बाप को ही मारने का प्लान बना लिया। तू ऐसे लौंडे पे। हम तो कहते हैं थोड़े दिन के लिए तुम कहीं और चले जाओ। कैसी बात कर रहे हो? हम और मैदान छोड़ के भाग जाएं? अगर वो हमारा लौंडा है तो हम उसके बाप हैं, बाप। तो फिर करोगे क्या? जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देते हैं। हम समझे नहीं। चलो हमें साथ समझाते हैं। कहाँ? तुम्हें मिलाने ले चल रहे हैं अपने 20 साल पुराने यार से। अभी? उसके मिलने का टाइम अभी ही है। तुम सड़क पे मिलो, हम कार लेके आते हैं। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया और सड़क की ओर चल दिए और प्रताप अपने घर की ओर।
प्रताप घर के अंदर गए और कार की चाबी उठाई। उनकी आवाज सुन के सोनाली अपने कमरे से बाहर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, प्रताप ही बोल पड़े। हम आते हैं 1 घंटे से। विक्की कमीना आए तो फोन करना। जी। प्रताप घर से बाहर निकले, कार में बैठे और कार आगे बढ़ा दी। उन्होंने फिर रमेश को आगे सड़क के किनारे खड़ा देखा। उन्हें देख के प्रताप ने कार रोकी और दोनों कार में बैठ के आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में दोनों बाजार पहुंचे और वहीं सड़क के किनारे कार खड़ी करके एक गली में पैदल चल दिए। बाजार में भीड़ बहुत थी। बताओ तो कौन है, हम क्या जानते हैं उसको? देख के पहचान जाओगे, बस पहुंच ही गए। थोड़ा आगे चल के दोनों एक मटन शॉप के पास रुक गए, जिसमें एक पहलवान जैसा आदमी मटन काट रहा था। जय हो पहलवान की। ये सुन के पहलवान ने प्रताप की ओर देखा और उन्हें देखते ही खुश हो गया। क्या बात है प्रताप, तुम इतने? पहलवान अपनी जगह से उठा और दुकान छोड़ के सड़क पर आ गया। उसने प्रताप को गले लगा लिया। इतने सालों बाद कितने गायब रहते हो यार? पहलवान ने रमेश से भी हाथ मिलाया। और रमेश, क्या हाल? बस सब ठीक है पहलवान भाई। माफ करो, सोचा तो कई बार है, लेकिन दुनिया के चक्करों में बिजी रहते हैं। चलो कोई नहीं, कम से कम आज तो आए। आओ दारू पिलवाते हैं, काफी दिन हो गए साथ बैठे हुए। पहलवान ने दुकान के अंदर काम कर रहे एक लड़के को कहा, जाओ बे, रम की बोतल लेके आओ। हाँ जी। फिर तीनों दुकान के अंदर वाले कमरे से होते हुए पीछे की ओर गए। वहाँ एक खाली कमरा था जिस पर सोफे रखे हुए थे। अब बताओ क्या काम है, क्या आए तुम हमारे पास? जय होता है सच्चा दोस्त। तुम हमें रग रग से वाकिफ हो, देखते ही समझ गए। अरे भाई तुम ठहरे कमीने दोस्त, बिना काम के तो आओगे नहीं। थोड़ी देर में दुकान का लड़का रम की बोतल लेकर आया और तीनों ने पीना शुरू किया। पीते पीते प्रताप ने पहलवान को सारा किस्सा सुना दिया। बातें सुनकर पहलवान की आंखें चौड़ी हो गई। तुम्हारा खून तुम्हारा ही दुश्मन? ऐसी कमीनी औलाद को जीने का कोई हक नहीं है। बताओ कब करना है? जल्दी से जल्दी। 15 लाख लगेंगे। हो जाएगा, कल सुबह तक एडवांस दे जाएंगे। रख लेना जो भी दे। नहीं दोगे तब भी चलेगा। नहीं नहीं, धंधा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। बस काम हो जाना चाहिए। हम कभी फेल हुए हैं का? जय बात भी सही है। प्रताप और रमेश काफी देर तक पहलवान के साथ दारू पीते रहे। जब बोतल खत्म हो गई तो दोनों ने पहलवान से फिर से मिलने का वादा किया और कार से घर की ओर चल दिए। कर देगा काम। 100% जबान का पक्का है वो। अगले दिन सुबह प्रताप ने पहलवान को जाके 2 लाख एडवांस दिए और वापस घर ना आके रमेश के यहाँ चले गए। विकी भी सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल गया। तभी 2 लड़कों ने उसका घर से पीछा करना शुरू किया। कॉलेज पहुंच के विकी चुनाव के कामों में बिजी हो गया। रात को मीटिंग खत्म करने के बाद वो बिट्टू के साथ वापस ढाबे चला आया। वहां भी कुछ लड़कों ने विकी पे नजर रखी हुई थी। रात के 2 बजे के करीब विकी जब शराब पी के ढाबे से अकेले लौट रहा था, उस पर बाइक सवार कुछ लड़कों ने अचानक हमला कर दिया।